Hello everyone, welcome to history class. Hope all of you are fine. Now what we will going to read today? Today we'll read the topics The Making of Germany and Italy part 2. In the last video session we have read about the Germany unification and Italy unification. Now in this video session we will read about the unification of Britain. Visualizing the nation, nationalism and imperialism. Let's start today's topic, the strange case of Britain. Okay, the model of the nation or the nation state. Some scholars have argued, जो ग्रेट ब्रिटेन है इसमें कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं ब्रिटेन जो फॉर्मेशन हुई है, ठीक है ना, ये एकदम से नहीं हुई, ठीक है, ऐसे नहीं कह सकते इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ सडन अपहेवल, राइट. इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, एक लंबे समय तक चलने वाला एक प्रोसेस था, राइट. सो देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी. हम देखते हैं कि जो बिफोर 18th सेंचुरी कोई ब्रिटिश नेशन था ही नहीं, ठीक है. देन हम ये देखते हैं कि द प्राइमरी आइडेंटिटीज़ ऑफ द पीपल जो ब्रिटिश में रहते थे, ब्रिटिश आइल्स में, आइल्स ISLES, आइल्स आइलैंड जो होते हैं आइलैंड्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो रहते थे वो एथनिक वंस थे. नाउ हियर विल सी द डेफिनेशन ऑफ एथनिक दैट रिलेट्स टू अ कॉमन रेशियल, ट्राइबल और कल्चरल ओरिजिन और बैकग्राउंड दैट अ कम्युनिटी आइडेंटिफाइज विद और क्लेम, ठीक है. और ये कौन कौन से एथनिक वंस थे? इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश, राइट. सो ऑल ऑफ दिस एथनिक ग्रुप्स had their own cultural and political tradition, right. इनका अपना कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशन था. अब हम स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन देखते हैं, ठीक है. इसमें देखिए हमने अभी देखा कि किस तरह से ब्रिटिश जो नेशन था बिफोर 18th सेंचुरी एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा था, राइट. फिर बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन द वेल्थ, इम्पोर्टेंस और पावर, इसके पास वेल्थ आती गई, इम्पोर्टेंस बढ़ती गई और पावर आती गई. सो इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ द आइलैंड. तो अपना ये प्रभाव बाकी के आइलैंड्स में भी ये छोड़ने में कामयाब रहा, ठीक है. सो द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688, राइट. जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी इन्होंने मोनार्की से पावर छीन ली, राइट. एट द एंड ऑफ अ प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट, बहुत लंबे समय तक चला ये कॉन्फ्लिक्ट जो चला. इट वॉज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ नेशन स्टेट विद इंग्लैंड एट इट्स सेंटर केम टू बी फोर्स्ड, राइट. सो हम देख रहे हैं नेक्स्ट द एक्ट ऑफ यूनियन 1707. जो एक्ट ऑफ यूनियन था 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में ये एक्ट हुआ, ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हुआ? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया, राइट. यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो था थ्रू विच एक्ट? एक्ट ऑफ यूनियन 1707, जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ठीक है, ये दोनों जो थे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा बने, राइट. सो इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड. अब जो है स्कॉटलैंड पे ये अपना इन्फ्लुएंस को इम्पोज कर सकता था, कर चुका था, राइट. एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थे आप देख रहे हो डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसके इंग्लिश मेंबर ही डोमिनेट करते थे. जो ग्रोथ थी ब्रिटिश आइडेंटिटी, इट मीन्स द स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर, जो स्कॉटलैंड का पर्टिकुलर कल्चर था और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थी वो उसको सप्रेस कर दिया गया, राइट. तो हम ये देख रहे हैं कि कैथलिक क्लैन्स जो थे, जो हम देख रहे हैं स्कॉटिश हाईलैंड्स में कैथलिक क्लैन रहते थे, उन्हें बहुत ही रेप्रेशन का सामना करना पड़ा whenever they attempted to assert their independence, ठीक है. जब भी उन्होंने कोशिश की अपने आज़ाद होने की तो उन्हें सप्रेस कर दिया गया, उन्हें दबा दिया गया. तो स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज, और जो स्कॉटिश हाईलैंडर थे उनको भी अपनी भाषा, जैसे कि लास्ट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उनकी अपनी लैंग्वेज बोलने के लिए भी मना था.
अपनी नेशनल ड्रेस भी नहीं वो पहन सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कॉटिश हाईलैंडर्स को उन्होंने जो था फोर्सिबली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, अपने घरों से भी उन्हें बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हो प्रोटेस्टेंट ने किस तरह से अपना एक अधिकार जो था वहाँ स्कॉटलैंड में जमा दिया, राइट। नाउ इन केस ऑफ आयरलैंड, राइट, तो आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट, आयरलैंड पे भी सिमिलर फेट उन्होंने, मतलब एक ही चीज़ हुई इनकी। इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट। अब यहाँ पे भी देखिए ये कंट्री ऐसी थी जहाँ पे कैथलिक धर्म भी था और प्रोटेस्टेंट भी थे, राइट। अब हम देख रहे हैं कि इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट, जो इंग्लिश थे उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प की, आयरलैंड के जो प्रोटेस्टेंट थे ना उनकी हेल्प की, किस लिए, ताकि वो इस्टेब्लिश करें अपना डोमिनेंस, ठीक है ना, कैथलिक कंट्री के ऊपर, राइट। तो हम देख रहे हैं कि कैथलिक, अब जब कैथलिक के ऊपर प्रोटेस्टेंट डोमिनेंट हो रहे हैं तो कैथलिक रिवोल्ट करते हैं, ठीक है। कैथलिक ने रिवोल्ट किया ब्रिटिश डोमिनेंस के लिए, ठीक है, लेकिन उनको क्या कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया, वो भी दबा दिया गया, राइट। सो अब क्या है, एक वुल्फटन थे, ठीक है ना, उन्होंने उनकी जो था लीडरशिप के अगेंस्ट, ठीक है, बहुत सारे रिवोल्ट हुए तो वो भी फेल हो गए, ठीक है। उनकी यूनाइटेड आयरिश मैन थे, ठीक है, जो भी इन्होंने रिवोल्ट किए वो फेल हो गए, राइट। एंड आयरलैंड जो था वॉज फोर्सिबली, उसको फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, कहाँ, किसमें, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और कब किया गया, 1801 में, ठीक है। 1801 में आयरलैंड को भी ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में डाल दिया गया, राइट। पहले हमने देखा कि किस तरह से ब्रिटिश, हम देख रहे हैं ब्रिटिश नेशन तो था ही नहीं, लेकिन वहाँ पे जो प्रोटेस्टेंट और कैथलिक थे, राइट, वहाँ पे हमने देखा कि एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के कारण जो आप देख रहे हो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ठीक है ना, ये फॉर्मेशन हुआ, इनकी वजह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना, ठीक है। फिर हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने कैथलिक्स को जो है वो दबाया, है ना, स्कॉटिश हाईलैंड्स में रहने वालों के किस तरह से उन्होंने सब अधिकार छीन लिए, ठीक है ना, उनको उनकी भाषा भी नहीं बोलने दी, उनकी नेशनल ड्रेस जो थी वो नहीं पहनने दी, इजाज़त नहीं दी, और उनको अपने होमलैंड से बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो आयरलैंड का भी केस हमने देखा, आयरलैंड में भी कैथलिक और प्रोटेस्टेंट थे, तो मुट्ठी भर जो प्रोटेस्टेंट थे उनको, ठीक है, ये जो इंग्लिश थे इन्होंने हेल्प की कैथलिक के ऊपर रूल करने के लिए, और कैथलिक ने जब इसका रिवोल्ट किया तो ब्रिटिश डोमिनेंस ने उसको दबा दिया, ठीक है। फिर हमने देखा कि कैथलिक के लिए रिवोल्ट के लिए जो उठे थे वो कौन थे, वुल्फटन और उसके यूनाइटेड आयरिशमैन, ठीक है ना, तो उनको द्वारा जो भी रिवोल्ट की गई तो उसको दबा दिया गया और आयरलैंड को फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट कर दिया गया यूनाइटेड किंगडम में इन 1801 में, राइट। अब क्या है, एक ब्रिटिश नेशन बन गया, ठीक है। तो अब देखिए अब इसमें क्या है, डोमिनेंट कर दी गया इंग्लिश कल्चर, राइट। और इसके सिंबल्स की बात करते हैं तो सिंबल्स जो है न्यू ब्रिटेन के, ठीक है, वो क्या थे, ब्रिटिश फ्लैग था, राइट, जिसे यूनियन जैक कहते हैं, राइट। एंड देन द नेशनल एंथम कौन सा था, गॉड सेव आवर नोबल किंग, ठीक है, ये नेशनल एंथम था। एंड द इंग्लिश लैंग्वेज को भी इन्होंने कर दिया है, वर एक्टिवली प्रोमोटेड एंड द ओल्डर नेशंस सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर इन दिस यूनियन, ओके। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज विजुअलाइजिंग द नेशन, ठीक है। अब नेशन की को किस तरह से विजुअलाइज किया जाता था, ठीक है ना, तो हम बात करते हैं 18th एंड 19th सेंचुरी की, राइट। तो आर्टिस्ट जो थे 18th और 19th सेंचुरी में उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा, ठीक है, अपने नेशन को पर्सोनिफाई करने का, पर्सोनिफाई अपने देश को, ठीक है, किस तरह से वो पर्सोनिफाई करें। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है ना, टू समथिंग नॉन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं जो नॉन ह्यूमन है, तो रिप्रेजेंट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी इन ह्यूमन फॉर्म, राइट। तो यू कैन से personification adding human characteristic to something non-human, right? So हम यहाँ पे देख रहे हैं कि nation were then portrayed as female figure. अब नेशन को फीमेल फिगर की तरह पोर्ट्रे किया जाना लगा. The female form that was chosen to personify the nation did not
स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमन इन रियल लाइफ, कोई रियल लाइफ की कोई वुमन नहीं थी, रादर ये क्या थी, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया थी, ठीक है ना। जब पर्सोनिफिकेशन हमने जो डेफिनेशन पढ़ी तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया थी नेशन का, ठीक है। सो हम कहते हैं द फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगरी ऑफ द नेशन, ठीक है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि आर्टिस्ट जो थे वो फीमेल एलिगरी को पोर्ट्रे करते थे आइडियाज़ में, ठीक है ना, जैसे लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक, राइट, इसमें पोर्ट्रे करते थे। सो एलिगरी द टर्म इट मीन्स व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जैसे एग्जाम्पल ले लें, ग्रीड है, एनवी है, या फ्रीडम है, या लिबर्टी है, ठीक है। तो कुछ ऐसा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, तो उसे हम अगर एक्सप्रेस करें थ्रू अ पर्सन और अ थिंग, ठीक है, तो उसको हम एलिगरी बोलते हैं, राइट। तो एन एलिगरिकल हिस्ट्री स्टोरी हैज़ टू मीनिंग, इसके दो मीनिंग होते हैं, एक लिटरल होता है, दूसरा सिम्बॉलिक होता है, राइट। नाउ हियर यू कैन सी द पिक्चर, राइट, ऑफ एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इनके भी अलग अलग सिग्निफिकेंस होते हैं, मतलब होते हैं, राइट। तो हियर द मीनिंग ऑफ द सिम्बल्स, ठीक है। तो जो एट्रीब्यूट हमने देखे, जैसे कि आपने देखा हेयर द पिक्चर ऑफ ब्रोकन चेन, राइट, यहाँ आप पिक्चर देख रहे हैं ब्रोकन चेन की, दिस इज़ ब्रोकन चेन। तो व्हाट डज इट मीन, बीइंग फ्रीड, ठीक है, आज़ादी मिल गई, ठीक है, आज़ादी मिलना जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, ठीक है, कवच, ईगल वाला कवच जैसे होता है ना, तो इसका क्या मतलब है, सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर, मतलब स्ट्रेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेंथ का ये सिग्निफिकेंस स्ट्रेंथ करता है, राइट। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, जो क्राउन होता है सिर पे पहनने वाला, मुकुट हो गया, ओक लीव्स का क्राउन, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, हीरोइज्म, किसको शो करता है, बहादुरी को, राइट। सोर्ड, नेक्स्ट इज सोर्ड, सोर्ड का क्या मतलब है, रेडीनेस टू फाइट, ठीक है, तो मुकाबले के लिए तैयार रहना, तैयारी, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑलिव ब्रांच अराउंड द सोर्ड, ऑलिव ब्रांच अराउंड द सोर्ड मीन्स विलिंगनेस टू मेक पीस, शांति की चाह जिसको बोलते हैं, राइट। देन ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, तो तीन कलर हैं, तो इट मीन्स फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848, ठीक है, इनका फ्लैग जो बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट, ठीक है, उसे बैन कर दिया गया था। देन रेज ऑफ द राइजिंग सन, जो राइजिंग सन की रेज है, तो दैट मीन्स बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, राइट, एक नए युग की शुरुआत। सो हियर यू कैन सी रेड कैप, पिक्चर में आपने देखा जैसे रेड कैप है, तो इट मीन्स लिबर्टी, ठीक है, रेड कैप का मतलब होता है लिबर्टी। नेक्स्ट इज ब्रोकन चेन, ब्रोकन चेन मीन्स लिबर्टी अगेन, राइट, आज़ादी मिलना। देन हम देखते हैं जस्टिस इज जनरली अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल, ठीक है, वो तराजू लिए हुए, ठीक है, आंखों पे पट्टी बांधे एक वुमन हम देखते हैं, तो वो किसको शो कर रहे हैं, जस्टिस को, क्लियर। सो सिमिलर फीमेल एलिगरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन 19th सेंचुरी, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट ने फीमेल एलिगरीज जो थे उनका इन्वेंट किया, ठीक है, जैसे हम देखते हैं फ्रांस में क्रिस्टिन मैरियन, राइट, ये देखिए। तो हम देखते हैं दिस इज़ द पिक्चर, मीन्स टू से इट इज़ पोस्टेज स्टैम्प, एक डाक टिकट थी ऑफ 1850s में, ठीक है। इसमें मारियन की पिक्चर जो है ये शो करती है रिप्रेजेंटिंग द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, ठीक है, फ्रांस को ये क्या शो करता है कि ये रिपब्लिक ऑफ फ्रांस है, राइट, तो ये शो करता है, ये पोस्टेज स्टैम्प है, राइट। सो what were the characteristics, if we talking about characteristics, ठीक है। तो characteristics में देखिए यहाँ पे आता है लिबर्टी एंड रिपब्लिक, ठीक है, इसमें क्या है, हर characteristics were drawn from those of liberty and republic and red cap, the tricolor and cockade, right, the statue, जो स्टैचू होते थे इनके, ठीक है, तो मैरियन के देवर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर, तो उन्हें पब्लिक स्क्वायर पे खड़े कर दिया जाता था,
टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिम्बल्स, ठीक है, ऑफ यूनिटी, ये रिमाइंड करें कि ये यूनिटी का नेशनल सिंबल है, एंड टू परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विद इट, राइट। तो मारियन इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन एंड स्टैम्प, ओके। Okay, next is Germania. So obviously Germania, as from the name we can easily guess that it is the allegory from German, right? जर्मनी की, जर्मन नेशन की जो एलिगरी थी वो कौन थी? जर्मेनिया। हियर इज द पिक्चर ऑफ जर्मेनिया, राइट। तो दिस पिक्चर ना, द पेंटर इज फिलिप वाइट, ठीक है। 1848 में जर्मेनिया की ये पिक्चर जो है ये बनाई गई। तो आर्टिस्ट प्रिपेयर दिस पेंटिंग ऑफ जर्मेनिया ऑन द कॉटन बैनर, कॉटन बैनर पे उन्होंने बनाया, क्योंकि क्या था, इट वॉज मीन्ट टू हैंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द चर्च ऑफ सेंट पॉल वेयर द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वॉज कन्वेन्ड इन मार्च 1848, राइट। सो अब जर्मेनिया आपको पता है जर्मन नेशन की एलिगरी, राइट। अब वो क्या इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन में अगर हम उनको देखें तो उन्होंने क्या पहना हुआ है? क्राउन, ठीक है। किसका? ओक लीव्स का क्राउन पहना हुआ है, राइट। और जर्मन में ओक लीव, जो ओक है, इट स्टैंड फॉर हीरोइज्म, राइट, वीरता, बहादुरी। तो हम देखते हैं नेशन को उन्होंने बहादुरी का ताज पहना रखा है, क्लियर, ओके। सो दिस इज द पिक्चर दैट वाज बाय जूलियस ह्यूबनर इन 1850, ठीक है। इट वॉज पेंटेड बाय जूलियस ह्यूबनर, द फॉलन जर्मेनिया, राइट। कितनी जर्मेनिया हताश है, परेशान है, ठीक है। ये पिक्चर आप देख रहे हैं। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ जर्मेनिया गार्डिंग द राइन। इन 1860 द आर्टिस्ट लॉरेंस क्लासन वॉज कमीशन टू पेंट दिस इमेज, ठीक है। उन्हें ये काम सौंपा गया। तो इंस्क्रिप्शन, ये जो सोड है, ठीक है ना, जर्मेनिया की आप देख रहे हैं, दिस इज सोड। तो ये जो सोड है, सोड में क्या इंस्क्राइब है, क्या खुदा हुआ है? जर्मन सोड प्रोटेक्ट्स द जर्मन राइन, कि जर्मन की जो तलवार है, ठीक है, ये किसको प्रोटेक्ट कर रही है? जर्मन राइन को। राइन वॉज द रिवर, राइन इज अ रिवर, राइट, नदी, जर्मन नदी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, right, nationalism and imperialism. So first of all imperialism, right, imperialism क्या होता है? imperialism का मतलब है पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज पावर, अपनी देश की ताकत को फैलाना, ठीक है, एंड इन्फ्लुएंस थ्रू कोलोनाइजेशन, यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस और अदर मीन्स, राइट। तो अपनी जो पावर है उसको एक्सटेंड करना, यही है इम्पीरियलिज्म। अभी तक तो आप नेशनलिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। नेशनलिज्म एक नेशन ने लिया, ठीक है, और उसके बाद अगर कोई नेशन में क्या होता है, हमारे यूनिटी की एक सेंस होती है, ठीक है। हमने यही देखा कि नेशनलिज्म में सेंस ऑफ यूनिटी होती है, ठीक है। अब इम्पीरियलिज्म में क्या है, उसमें होता है कि अपनी जो पावर है, कंट्री की जो पावर है, उसको और एरियाज़ में फैलाना, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है इम्पीरियलिज्म। हिंदी में इसे साम्राज्यवाद भी बोलते हैं, राइट। सो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था उसकी जो कारण थे उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट इज़ अबाउट द बाल्कन रीजन। हमने ये देखा कि नेशनलिज्म जो थी ये आइडियलिस्टिक तो नहीं रह गई थी, ठीक है। लोगों ने अपना नेशन बनाया, ठीक है, लेकिन एक आइडियल फॉर्म में नहीं था ये, राइट। एक नैरो क्रीड हो गया था एंड लिमिटेड एंड्स हो गए थे इसके। अब इस पीरियड में नेशनलिस्ट ग्रुप जो थे वो इनटॉलरेंट भी हो गए थे एक दूसरे के प्रति, ठीक है, और हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। तो मेजर यूरोपियन पावर जो थी, अब वो क्या करती थी, मैनिपुलेट करती थी नेशनलिस्ट एस्पिरेशन ऑफ सब्जेक्ट पीपल इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इम्पीरियलिस्टिक एम। अब जो इसका केस था वो था बाल्कन का, ठीक है। बाल्कन जो है वो नेशनलिस्ट टेंशन यूरोप में, ठीक है, 1871 के बाद,
ठीक है, एक नेशनलिस्ट टेंशन का कारण बना बाल्कन। अब ये रीजन क्या था? ये एक रीजन था जोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन का। हर तरफ से ज्योग्राफी भी इसकी अलग अलग थी और एथनिक वेरिएशंस भी यहाँ पे बहुत थी। और इसमें क्या क्या थे जो आज के डे में रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो। ठीक है, ये इसके हिस्सा थे और ये बहुत अच्छे से लर्न करने हैं कौन कौन से पार्ट्स जो थे बाल्कन में थे। ठीक है, बाल्कन रीजन में कौन कौन से एरियाज़ आते थे, रीजन आते थे, राइट। अब देखिए इसमें क्या था, जो इनहेबिटेंट्स थे इनके, जो यहाँ रहते थे, दे वर ब्रॉडली नोन एज स्लाव्स। उनको हम इनहेबिटेंट्स, जो यहाँ के निवासी थे, उनको हम क्या कहते थे? स्लाव्स, राइट। सो हेयर यू कैन सी द पिक्चर। ठीक है, दिस इज़ अ मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर। अब ब्रिटिश ने जो है बहुत जगह अपनी कॉलोनीज बना रखी थी। अब देखिए ये मैप यही शो करता है। एट द टॉप, अगर आप टॉप पे देखें, ठीक है, हियर इज़ द टॉप एंड यू कैन सी द एंजल्स। ठीक है, ये फरिश्ते हैं। तो एंजल्स आर शोन कैरिंग द बैनर ऑफ फ्रीडम। इनके पास फ्रीडम का बैनर है। और इन द फोरग्राउंड ब्रिटानिया, द सिंबल ऑफ ब्रिटिश नेशन। जो सामने आप देख रहे हैं, दिस इज़, ठीक है ना, तो ये जो आप पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज़, ठीक है ना। सो यहाँ पे इट इज़ ट्राइफेंटली सिटिंग ओवर द ग्लोब जिसमें दुनिया के सारे नेशन आ जाते हैं, राइट। तो ये उसके ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। द कॉलोनीज जो हैं दे आर रिप्रेजेंटेड थ्रू इमेजेस ऑफ, अब जो टाइगर की इमेज देख रहे हैं आप, एलिफेंट, फॉरेस्ट, प्रिमिटिव पीपल, ठीक है, तो ये कॉलोनीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड द डोमिनेशन ऑफ द वर्ल्ड इज शोन एज द बेसिस ऑफ ब्रिटेन्स नेशन प्राइड। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट बाल्कन। सो बाल्कन वॉज अंडर ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, एक लार्ज पार्ट ऑफ ये जो हमने अभी इतने सारे नेशन पढ़े, तो ये सारे रीजन पढ़े, तो जो रीजन थे ये बाल्कन के अंडर थे। ठीक है, और ये जो बाल्कन था ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर थे। ओके, एंड द स्प्रेड ऑफ आइडिया, क्योंकि हमने देखा पीछे चैप्टर में कि रोमांटिक नेशनलिज्म के आइडियाज़ जो थे वो फैले बाल्कन में। ठीक है, अब इससे क्या है, डिसइंटीग्रेशन जो था ऑटोमन एम्पायर का शुरू हुआ। ठीक है, अब सब ने ये सोचना शुरू कर दिया कि भाई हमारी अपना रिच कल्चर है, ठीक है ना। तो इस तरह से सब अपने आप को रिच कल्चर को जान के, तो इस तरह से क्या था, ये रीजन जो था बहुत ही एक्सप्लोसिव हो गया। ओके, तो इस तरह से हम देख रहे हैं 19th सेंचुरी द ऑटोमन एम्पायर जो था उसने क्या किया, स्ट्रेंथन इटसेल्फ थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म्स। तो उसने कहा कि यार थोड़ा सा हम जो है मॉडर्नाइजेशन करें या इंटरनल रिफॉर्म करें, आंतरिक सुधार करें, ठीक है, लेकिन उसको इसमें बहुत कम सक्सेसफुल मिले, सक्सेस बहुत कम हुआ। ठीक है ना। सो आप देख रहे हैं क्योंकि ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो वन बाय वन इसके यूरोपियन सब्जेक्ट जो थे वो टूटते चले गए, दूर होते चले गए, किसके कंट्रोल से, ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल से। ठीक है, और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, राइट। सो द बाल्कन पीपल जो थे, जो अपने क्लेम करते थे इंडिपेंडेंस के लिए या पॉलिटिकल राइट्स के लिए और नेशनलिटी, और यूज़ करते थे हिस्ट्री को, ठीक है, कि हमारा अतीत जो था वो इतना अच्छा था। ठीक है, तो दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट, कि हम कभी आज़ाद हुआ करते थे, ठीक है, पर धीरे धीरे जो है हम गुलाम बना दिए गए, हम सबॉर्डिनेट कर दिए गए, फॉरेन पावर ने हम पे कब्ज़ा कर लिया। तो इस तरह से रेबिलियस नेशनलिटीज़ जो थे बाल्कन में, वो सोचते थे स्ट्रगल के बारे में, ठीक है, संघर्ष के बारे में, राइट, और अपनी जो खोई हुई आज़ादी थी उसको वो पाना चाहते थे, राइट। एज द डिफरेंट स्लैविक नेशनलिस्ट, आप देख रहे हैं, स्ट्रगल्ड टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, राइट। तो बाल्कन एरिया जो था, इट बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। बाल्कन में जो थे लोग एक कॉन्फ्लिक्ट
ठीक है, लड़ाई का एक एरिया बन गया था ये। द बाल्कन स्टेट जो थे वो एक दूसरे से जेलस करने लग गए थे, ठीक है, वर जेलस ऑफ ईच अदर। और हर कोई क्या सोच रहा था, क्या सोचते थे, टू गेन मोर टेरिटरी एट एक्सपेंस ऑफ अदर, ठीक है, दूसरे की टेरिटरी जो है उसको लेने की सोच रहे थे, राइट। सो मैटर्स जो थे ये आगे और कॉम्प्लिकेट हो गए, ठीक है, कॉम्प्लिकेट हो गए ये, क्योंकि बाल्कन जो था ये भी क्या था, इट बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी, ठीक है, बिग पावर्स का भी विरोध जो था, आपको देखोगे इसमें, इस पीरियड में यहाँ पे यूरोपियन पावर जो थी वो आपस में, ठीक है, एक दूसरे की विरोधी हो गई थी, ठीक है, राइवलरी हो गए थे एक दूसरे के, किस लिए, ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज, राइट। तो एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट, ठीक है, नेवल क्या होता है, पानी, ठीक है ना, तो वाटर हो गया, वाटर साइड, मिलिट्री माइट, और दीज राइवलरीज वर वेरी एविडेंट इन द वे द बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड, राइट। जो हर एक पावर थी उसमें देखिए, रशिया था, जर्मनी थी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ठीक है, ये जो 4 पावर थी, ठीक है, लर्न इट प्रॉपरली, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रो हंगरी, ठीक है। तो ये क्या करते थे, एक दूसरे की पावर को अपोज करते थे, एक दूसरे को अपोज करते थे, ठीक है, बाल्कन के लिए, और अपना जो पावर था अपना एक्सटेंड करते थे, हमारा कंट्रोल उस एरिया तक हो जाए, ठीक है, एक दूसरे की पावर ऐसे छीनते रहते थे, एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे, सोचते थे कि वहाँ पे ये हमारा हक हो जाए, राइट। सो दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वॉर, ठीक है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी ये छिड़ी, यहाँ वर्ड पार लिखा गया है, वर्ल्ड वॉर कर दीजिएगा, राइट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ओके। सो मैनी कंट्रीज वर कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर। अब देखो बहुत सारी कंट्रीज जो थी यूरोपियन पावर ने, हमने देखा कि इंडिया को भी कॉलोनी बना रखा था, ठीक है। तो नेशनलिज्म हम देख रहे हैं अलाइन विद इम्पीरियलिज्म, ठीक है, अगर हम नेशनलिज्म ठीक है, लेकिन अगर इम्पीरियलिज्म आ जाता है तो इससे क्या है, यूरोप जो था वो डिज़ास्टर में आ गया। 1914 वर्ल्ड वॉर 1 था, ठीक है, तो ये 1914 में क्या आ गया, डिज़ास्टर में आ गया। हम देखते हैं मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर इन द 19th सेंचुरी, ठीक है। अब बहुत सारी जो कॉलोनी बना रखी थी, ठीक है, वहाँ पे लोगों ने क्या शुरू कर दिया, इनकी डोमिनेशन को अपोज करना शुरू कर दिया, ठीक है, इनका विरोध करना शुरू कर दिया। फिर एंटी इम्पीरियल मूवमेंट्स, जो कहते हैं ना साम्राज्यवाद के अगेंस्ट जो मूवमेंट्स हैं, ठीक है, वो डेवलप हुए हर जगह, ठीक है, और हर एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट in the sense that they all struggle to form independent nation state, ठीक है, और वो प्रेरित होते थे किससे, कलेक्टिव नेशनल यूनिटी से, ठीक है, एक कलेक्टिव नेशनल यूनिटी से वो प्रेरित होते थे, जो क्या करती थी, जिस किस रूप में उभरी, ठीक है, यही जो इम्पीरियलिज्म थी इसके विरोध, ठीक है, इसके विरोध की फॉर्म में हम देख रहे हैं ये उभरी, राइट। तो यूरोपियन आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म वर नोवेयर रेप्लिकेटेड, जो नेशनलिज्म के यूरोप के आइडिया थे ये कहीं भी रेप्लिकेट नहीं हुए, कहीं भी इसको दोहराया नहीं गया। फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म, हर जगह लोगों ने अपने एक खास तरीके का नेशनलिज्म जो था वो डेवलप किया, बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट, राइट, केम टू बी एक्सेप्टेड। अब सोसाइटी जो है जिस तरह से हम देख रहे हैं इनको ऐसे ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ठीक है, नेशन स्टेट जैसा, और ये जो आइडिया था, ठीक है, इसको एक्सेप्ट किया गया एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल, राइट। तो इस तरह से सब नेशन स्टेट चाहते थे, ओके। सो दिस वाज फॉर टुडेज क्लास, होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट, राइट। सो नाउ नेक्स्ट we'll start chapter nationalism in India, okay. Till then take care, thank you.